जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, पहले हमने पढ़ लिया था भौतिक प्रदेशों की जो सामान्य जानकारी थी उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक भौतिक प्रदेश की विस्तार से जानकारी के बारे में। तो सबसे पहला प्रदेश होता है जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थल प्रदेश, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ था, 2021 में भी था और 2018 वाली भर्ती में भी ये टॉपिक था। तो इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी आया था, दो क्वेश्चन पिछली बार आए थे और 2018 वाली भर्ती में भी 2 या 3 क्वेश्चन इससे मिले थे। तो राजस्थान ज्योग्राफी में कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हैं तो जो भौतिक प्रदेश है उनका बहुत ही ज्यादा भूमिका होती है। तो फिर हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ था, 2021 में भी था और 2018 वाली भर्ती में भी ये टॉपिक था। तो इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी आया था, दो क्वेश्चन पिछली बार आए थे और 2018 वाली भर्ती में भी 2 या 3 क्वेश्चन इससे मिले थे। तो राजस्थान ज्योग्राफी में कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हैं तो जो भौतिक प्रदेश है उनका बहुत ही ज्यादा भूमिका होती है। तो ये जो सबसे पहला भौतिक प्रदेश होता है वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका उपनाम है थार का रेगिस्तान, डेजर्ट ऑफ इंडिया, और ये स्थित का अपने राजस्थान के अंदर। तो अपने राजस्थान की आकृति है पतंगाकार इस प्रकार से। तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है ना, ये सारा प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश के नाम या थार का रेगिस्तान या डेजर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके विस्तार की बात कर ले तो इसकी लंबाई 640 किलोमीटर, ऊंचाई है 200 मीटर और चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर। और इसके निर्माण की बात कर ले कि किस काल में इसका निर्माण हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था टर्शियरी काल प्लस प्लेस्टोसीन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था। और इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसको 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया है और इसको 2 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, एक तो शुष्क प्रदेश और एक अर्धशुष्क प्रदेश। तो शुष्क प्रदेश है उसको 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है, जबकि अर्धशुष्क प्रदेश है उसके अंदर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है वार्षिक। तो इसमें पहला जो प्रदेश हो वो है शुष्क प्रदेश। तो आपको बताया था अभी कि जो शुष्क प्रदेश है उसको 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के आधार पर बांटा गया है। तो इसका भी वर्गीकरण देख लेते हैं। शुष्क प्रदेश है उसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जिसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो है 58.5%, जबकि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है 42.5%। तो जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसको हम्मादा भी कहा जाता है, जिसको हम्मादा का मतलब होता है पथरीला प्रदेश। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बालू का स्तूप की युक्त प्रदेश की। तो इसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में बालू का स्तूप कहते किसे हैं? बालू का स्तूप कहते हैं हवा के द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियां, यानी कि जब हवा चलती है तो उसके साथ मिट्टी उड़ के आगे जाती है और एक स्थलाकृति का निर्माण करती है। जो अलग अलग स्थलाकृतियां होती है उनका निर्माण करती है, जिसे बालू का स्तूप कहते हैं। और बालू का स्तूप भी अलग अलग प्रकार के बहुत से होते हैं, जिसमें सबसे पहले बनता है वो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। तो ये बनता है वायु की दिशा के समांतर बनने वाला बालू का स्तूप है। जैसे ये इधर से वायु आती है तो जैसे वायु आती है तो उसके समांतर ही इस प्रकार से इसका निर्माण हो जाता है और साथ ही इसको रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। और ये सर्वाधिक किस किस क्षेत्र के अंदर बनता है? तो ये बनता है सर्वाधिक पश्चिम जैसलमेर और पश्चिम बाड़मेर के अंदर, क्योंकि यहाँ गर्मियों के दिनों में सर्वाधिक हवा चलती है उस क्षेत्र के अंदर। उसके बाद जो दूसरा बालू का स्तूप आता है वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसमें होता क्या है, वायु की दिशा के समकोण में निर्मित, यानी कि तो जैसे ही वायु आती है तो इस प्रकार से आती है और इससे टकरा के एक समकोण का निर्माण करती है और जिससे इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है, जिसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। और ये सर्वाधिक किस जगह इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार है जोधपुर, बाड़मेर, चूरू और नागौर में इसका सर्वाधिक विस्तार है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बालू का स्तूप है वो है बरखान। तो इसको आप सबसे पहले तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। तो जो बरखान बालू का स्तूप है उसकी आकृति होती है अर्धचंद्राकार आकृति निर्मित होता है और सर्वाधिक गतिशील और सर्वाधिक तीव्र और सर्वाधिक विनाशकारी यही बालू का स्तूप होता है, जिसकी आकृति आप देख सकते हो इस प्रकार से बनता है। जैसे ही वायु आती है तो इस प्रकार से चांद की तरह ये बन जाता है और आगे बढ़ता रहता है हमेशा अर्धचंद्राकार आकृति में। और सर्वाधिक मरुस्थल के विस्तार है तो यही जिम्मेदार है, क्योंकि ये आगे बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो क्योंकि इसका विस्तार अभी राजस्थान से हरियाणा तक हो चुका है इसका विस्तार। तो ये अभी सर्वाधिक किस क्षेत्र में विस्तार है इसका? अभी तो इसका विस्तार है शेखावटी प्रदेश के अंदर, सीकर, चूरू और झुंझुनू के अंदर इसका सर्वाधिक विस्तार अभी हो रहा है। और ज्यादातर जो मरुस्थल का आकार बढ़ता जा रहा है उसको बढ़ाने में यही जिम्मेदार
बालू का स्तूप है। उसके बाद में जो अगला बालू का स्तूप है उसका नाम है सीप बालू का स्तूप, जो कि एक सींग के समान इसका निर्माण होता है, जो आप आकृति में देख सकते हो। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। जैसे ही हवा चलती है, जैसे ये हवा यहाँ आती है तो इससे ये कटाव लगता है, और कटाव के से ये आगे की मिट्टी हट जाती है और कट के ये सींग के समान इसकी आकृति बन जाती है। उसके बाद अगला जो बालू का स्तूप है वो है तारानुमा बालू का स्तूप। इसकी आकृति तारे के समान होती है, जिससे क्योंकि जब वायु एक ही एक जगह पर चारों तरफ घूमती रहेगी तो उसी जगह पर जब हवा एक ही जगह पर चारों ओर घूमेगी ना, तब इसका निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से राउंड लगाएगी, जैसे वायु एक जगह जहाँ थोड़ी बहुत भी जगह, जैसे कि कोई गड्ढा मिल गया तो गड्ढे के चारों ओर अगर वायु आई तो जैसे वायु आएगी तो आते ही चारों ओर से एक गड्ढा तारे के समान फैलने लगेगा, जिससे एक तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण हो जाएगा। ये कहाँ होता है सर्वाधिक? मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ तथा गंगानगर में इसका सर्वाधिक विस्तार है। उसके बाद जो अगला बालू का स्तूप आता है वो है सब्र का फीज, जो कि झाड़ियों से निर्मित बालू का स्तूप है। तो जैसे किसी झाड़ी के आसपास में हवा चलती है, दोनों तरफ से जैसे हवा आती है तो जो ये मिट्टी होती है ना यहाँ आसपास में पड़ी रहती है, वो यहाँ से हवा के माध्यम से उठ के इस झाड़ी के चारों तरफ से फैल जाती है, और जिससे मिट्टी का कटाव लगता है, यहाँ कट बन के गड्ढा बन जाता है, और ये जो मिट्टी होती है ना वो चारों तरफ झाड़ी के यहाँ एक बड़े ढेले का निर्माण कर देती है, जिससे कि एक बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। तो इसे सब्र का फीस बालू का स्तूप भी कहते हैं। और ये जितने भी मरुस्थल प्रदेश है उसके अंदर पाए जाने वाला बालू का स्तूप है, क्योंकि जहाँ पर भी ये झाड़ियाँ होती है उन झाड़ियों के आसपास ये बन जाता है। तो जो अगला बालू का स्तूप है वो पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है महिलाओं की हेयर पिन के समान इसकी आकृति होती है, और ये बरखान जो हमने पहले पढ़ा था बरखान बालू का स्तूप, तो उसके विपरीत इसका निर्माण होता है, और यह संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक बनने वाला बालू का स्तूप है। तो इसका निर्माण राजस्थान के किसी भी मरुस्थल क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक इसी का होता है, और ये इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया बालू का स्तूप और बालू का स्तूप के कुछ प्रकार। तो हम बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप किस क्षेत्र में बनते हैं, और सबसे अधिक प्रकार के बालू का स्तूप किस क्षेत्र के अंदर बनते हैं। तो सर्वाधिक बालू का स्तूप तो बनते हैं जैसलमेर के अंदर, और सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप की बात करें तो वो बनते हैं जोधपुर के अंदर। जो हमने जितने बालू का स्तूप पढ़े थे, जितने प्रकार के हमने जो बालू का स्तूप पढ़े थे, उनमें सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर के अंदर ही बनते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं जो शुष्क मरुस्थल है उसके अंदर जो कुछ विशेष स्थल और जो शुष्क मरुस्थल में होने वाली कुछ क्रियाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मार्च होता है, इसका मतलब होता है मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना। किस दिशा में बढ़ता है? इसके अंदर ये दक्षिण दिशा से उत्तर पूर्व की ओर इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, और इसका विस्तार कहाँ तक है? हरियाणा तक। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? बरखान बालू का स्तूप। तो इसी का योगदान है इस मरुस्थल के मार्च को आगे की ओर बढ़ाने में। तो ये कहाँ तक पहुंच चुका है? हरियाणा तक। अभी मैंने आपको बताया था। इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में जो मरुस्थल है उसको 85 ब्लॉकों के अंदर अलग अलग भागों में बांटा गया है। और फिर अब बात कर लेते हैं हम एक विशेष स्थान की, जिसको कहा जाता है आकलवुड फॉसिल पार्क। तो ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, फलोदी के अंदर ये स्थित है। और आकलवुड फॉसिल पार्क है क्या? तो आकल गांव है, उसके अंदर वुड यानी लकड़ी, फॉसिल मतलब जीवाश्म। तो आकल गांव के अंदर ये एक जीवाश्म पार्क है लकड़ी का। यहाँ पर विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले थे। और इसका निर्माण कब हुआ? जुरासिक काल में, लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। उसके बाद अगली जगह है लाठीसिरी क्षेत्र। तो लाठीसिरी क्षेत्र है क्या? तो ये पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक भूगर्भीय जल पट्टी है, जिसकी लंबाई लगभग 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 200 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो इसके ऊपर जो एक पौष्टिक घास उगी हुई है जिसका नाम है सेवण घास, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही अधिक पौष्टिक है। और अगर ये सर्वाधिक पौष्टिक हुई तो क्या यहाँ पर थार पारकर गाय, जो कि गाय की एक नस्ल थार पारकर, जो भी यहीं पर सर्वाधिक है। इसी कारण यहाँ पर एक थार पारकर गाय अनुसंधान केंद्र भी यहीं स्थित है। यहीं पर एक चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा भी कहते हैं, वो यहीं पर स्थित है। तो ये जैसे संकटग्रस्त इतनी 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले स्थान पर ये भूगर्भीय जल पट्टी कहाँ से आ सकती है? तो वैज्ञानिकों के अनुमान से लगभग इसको प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ये टाट और रन के बारे में। तो टाट या रन क्या है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में लवणीय अनउपजाऊ दलदली भूमि को
रण या टाट कहा जाता है। जब मरुस्थल क्षेत्र होता है उसके अंदर जो भूमि किसी काम की नहीं होती है, उपजाऊ होती है, और उसके अंदर जो दलदल जमा हो जाता है उसी को टाट या रन कहा जाता है। तो सर्वाधिक ये रन कहाँ पर है? जैसलमेर में सर्वाधिक टाट या रन पाए जाते हैं, सर्वाधिक या टाट या रन है। और राजस्थान के प्रमुख कौन कौन से रन है? वो है परिहारी रन, ताल छापर रन, ये कहाँ स्थित है? ये चूरू के अंदर स्थित है। फड़ौदी रन और बाप रन, ये कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। फिर अगला आता है नेहड़ रन या नेहड़ दलदल, जो कहाँ? जालौर में स्थित है। और यहाँ कौन सी नदी का पानी आता है? तो यहाँ आता है लूनी नदी का पानी, इसी रन के अंदर आता है। अगला है थोब रन, जो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। अगला है भाकरी रन और पोखरण रन, ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर ये रन स्थित है। फिर अगला है नखलिस्तान क्या है? तो नखलिस्तान जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसके जल बेसिन वाले स्थान पर पाई जाने वाली हरियाली को नखलिस्तान कहते हैं। यानी कि जब कोई जल, जिस क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी जल होता है तो उस क्षेत्र के अंदर जो हरियाली होती है उसको नखलिस्तान कहते हैं। फिर अगला आता है बाप बोल्डर। तो बाप बोल्डर क्या है? तो बाप बोल्डर है हिमानी द्वारा निक्षेपित मिट्टी। तो कार्बोनिफेरस युग के अंदर क्या, जो हिमानी द्वारा, पहाड़ों द्वारा जो मिट्टी आई थी वो छोटे छोटे ढेलों के रूप में बन गई, जिसको बाप बोल्डर के नाम से जाना जाता है। तो इसका निर्माण कब हुआ? थर्मोनी कार्बोनिफेरस युग के अंदर। और कहाँ है ये सर्वाधिक? जोधपुर के अंदर ये सर्वाधिक है, जिसको हमारी भाषा में यहाँ पर मुड़ भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये दरियन किसे कहते हैं। तो दरियन कहते हैं गतिशील व स्थानांतरित बालू का स्तूपों को। और अगला है धोरे किसे कहा जाता है? लेरदार जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको धोरे कहा जाता है। और फिर अगला है ये पीवड़ा क्या है? तो पश्चिम राजस्थान के अंदर जो सांप की एक प्रजाति पाई जाती है पीले रंग की, उसे पीवड़ा कहा जाता है। और अगली शब्दावली है कि प्लाया या ठाड़ जिले किसे कहा जाता है? तो ये मरुस्थल के अंदर जब बारिश होती है तो अस्थायी जिले बन जाती है, जिनको प्लाया या ठाड़ जिले कहा जाता है। जब वो जिले सूख जाती है तो उनके स्थान पर कृषि की जाती है, जिस कृषि को खड़ीन कृषि कहा जाता है, जिसमें रबी की फसल की बुआई की जाती है। और ये खड़ीन कृषि है, ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 15वीं सदी के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अर्धशुष्क प्रदेश की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।